नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले 3 दिनों में देश के उत्तरी राज्यों में हुई भारी बारिश और फिर उसके बाद बाढ़ का मंजर, और अब देश की राजधानी दिल्ली का जमुना के पानी में आए उफान और खतरे की सीमा से ऊपर बढ़ जाने से आई बाढ़। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश का मंजर आया। मॉनसून का इंतजार करते करते प्रकृति ने अपनी अति वृष्टि के रूप में सामने आई, और वह भी देश के अनेकानेक हिस्सों में नहीं, देश के उत्तरी राज्यों में यानी कि कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हुई। ऐसी बारिश जिसे ये बताया गया कि एक साथ पूरे जुलाई का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में जो इस अति बारिश से जो बाढ़ आई, बताया गया कि पिछले 45 सालों में दिल्ली में पहली बार जमुना का जलस्तर इतनी ऊंचाई पर बढ़ा, यानी उसकी गहराई, उसका जलस्तर 210 मीटर से ऊपर चला गया। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल कि इस देश की राजधानी, जो केंद्र सरकार की राजधानी है और दिल्ली प्रदेश सरकार की राजधानी है, दोनों जगह अलग अलग सरकार है, यानी देश के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार है। और अभी जिस तरीके से दिल्ली में बारिश आई, बड़ा स्वाभाविक है कि देश की राजधानी में अगर प्राकृतिक आपदा का कोई स्वरूप आता है तो उसे मीडिया भी ज़्यादा दिखाता है, इंटरनेशनल मीडिया में उसकी चर्चा ज़्यादा होती है, क्योंकि यह देश की राजधानी है। और यह जो मंजर अभी जो दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है कि जमुना के आर और पार दोनों इलाकों के बड़े ही महत्वपूर्ण जगह पर बाढ़ का पानी जो है चला गया है, और पानी की जो गहराई है वह 4 से 5 फीट बताई जाती है, यानी कि छोटे बच्चों के डूबने लायक पानी दिल्ली के उन सारे इलाकों में चला गया है। और यह मंजर करीब 3 दिन से दिखाई पड़ रहा है। और अभी दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच में आपस में बयानबाजी चल रही है, तकरार चल रही है। दिल्ली में बाढ़ का संकट आया हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी फ्रांस की यात्रा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो रक्षा सौदे के लिए गए हैं, साथ साथ वह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लेने भी गए हैं, और फ्रांस में जाकर के वो भारतीयों को संबोधित कर भारत की संस्कृति, विरासत और इतिहास के बारे में अपना जो है आख्यान दे रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं समझ में आता कि दिल्ली अभी डूबी हुई है। पूरे दुनिया के लिए एक तरह से शर्म की बात है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो तेजी से विकासशील है, तेजी से विकास को आगे बढ़ रही है, G20 दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा समागम आयोजित करने जा रही है, और वहां की राजधानी अभी बाढ़ में डूबी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी तुरंत देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, और उसमें उन्हें कहा कि केंद्र को तुरंत पहल कर बगल के पड़ोसी राज्य हरियाणा में पानी की जो छोड़ी जा रही है उसकी सीमा जो है वो नियंत्रित करने की बात कही गई है। यानी कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज में जो हरियाणा के द्वारा जो पानी छोड़ा जा रहा है, जो पानी दिल्ली के जमुना में आ रहा है, उसे थोड़ा सा और रोक लगाने का उन्होंने अनुरोध किया है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 3-4 सालों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा तकरार चलती रही है, और दोनों श और मात का खेल खेल रहे हैं। दोनों जनता का समर्थन लेने के लिए किसी भी हद तक की लोकप्रियतावाद की राजनीति, पैतरेबाजी की राजनीति, एक दूसरे को ब्लेमिंग, शेमिंग और नेमिंग करने की राजनीति का सिलसिला चल पड़ा है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 साल में केंद्र दिल्ली की सरकार को गाहे बगाहे उन्हें तंग करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ती। सबको मालूम है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र केंद्र के नियंत्रित वाले लेफ्टिनेंट जनरल के अपॉइंटमेंट के द्वारा दिल्ली की सरकार को एक तरह से अर्ध नियंत्रित करती है। ठीक है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने में इसी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही, जिनके नेता मदन लाल खुराना ने 1993 में दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलवाया और पहली बार मुख्यमंत्री बने।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य ये रहा कि 1998 के बाद दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बन पाई। हर बार कोई न कोई परिस्थिति आई और राजनीतिक रूप से वो विफल हुए। पहले शीला दीक्षित की 3 बार की सरकार, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का उभार और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता और एक तरह से मुफ्तखोरी की राजनीति के आगे भारतीय जनता पार्टी चारों खाने ढेर हुई है। उसके बाद हमने देखा कि जब 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, फिर दोबारा 2015 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और बड़े ही लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जब उन्हें दिल्ली की कमोबेश सारी सीटें उन्होंने जीती, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का मनोबल और एक तरह से स्वाभिमान इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने ये समझा कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स वही देश के विपक्ष के नेता हैं। और इसके बाद उनके बयान, उनके तमाम रुख, उनके तमाम स्टैंड इस तरीके के आए जो लोगों को नागवार लगे, तमाम विश्लेषकों को भी नागवार लगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को यह कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बतौर मुख्यमंत्री काम करना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी के बरक्स विपक्ष के नेता के रूप में काम करना चाहिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक रणनीति है या अमित शाह जो उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, उनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट प्लान में दिल्ली जो है बड़ी प्रमुखता से आ गया। 2015 का वो चुनाव जरूर हार गए, लेकिन अपने अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल के जरिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली की आम आदमी सरकार को हमेशा नकेल डालती रही और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियतावादी राजनीति को वो अपने संवैधानिक तरीके से उन्हें बार बार बाधित करती रही। यह ठीक है कि अरविंद केजरीवाल ने अचानक अपने को विपक्ष के राष्ट्रीय नेता के रूप में जिस तरीके से पेश करना शुरू किया वह उनकी गलती थी और कहीं न कहीं उनकी जल्दबाजी थी और उसका उन्हें खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि वह राजनीतिक रूप से भी कमजोर हुए और केंद्र के लोकसभा चुनावों में, दोनों लोकसभा चुनाव चाहे 14 या 19 का हो, आम आदमी पार्टी को राज्य विधानसभा की तरह बहुमत नहीं मिला और 7 सीटों पर उनकी हार हुई। हमने यह भी देखा कि आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से राजनीतिक विस्तार उन्होंने शुरू किया और पंजाब में अचानक सिखों के प्रति, सिखों दंग के खिलाफ SIT जो उन्होंने अपॉइंट करने का जो फैसला लिया बतौर दिल्ली मुख्यमंत्री, पंजाब में रातों रात उनकी लोकप्रियता बढ़ी और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि 2018 के चुनाव में, 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन उनकी हार हुई पंजाब में। और फिर उसके बाद नगर निगम के जो दिल्ली के जो चुनाव हुए जो 2018 में वह भी हुए थे, उसमें भी उनकी हार हुई। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल अब राष्ट्रीय नेता के बजाय अब वो दिल्ली प्रदेश के नेता के रूप में अपने आप को सीमित कर लिया। लेकिन मौके दर मौके, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो या गोवा का चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के खिलाफ ताल ठोकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में उनको तमाम तरीकों से तंग करने का फॉर्मूला अपनाती है। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से अभी हाल ही में दिल्ली के तमाम मंत्रियों और नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर जिस तरीके से उन्हें ट्रैप किया और उनकी कमियों को उजागर कर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर उन पर मामले बनाए गए और उन मामलों में सच्चता थी। ऐसा नहीं था कि वो बिना बात के मामले थे, वो मामले थे, लेकिन चूंकि राजनीतिक विरोध आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता के बीच जबरदस्त चल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने यूजुअली जो अन्य राज्यों में अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ जिस तरीके से वह पेश आती है, उसी तरीके से वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली के सरकार के खिलाफ भी तमाम मामलों की और एजेंसियों के द्वारा जांच को तेजी लाया। उसमें मनीष सिसोदिया, कैलाश जैन और भी कुछ और लोग उनके लगातार फंसते चले गए। उनके कुछ विधायक वो दंगों के भी आरोपी बनाए गए। अरविंद केजरीवाल पर भी कई मामले उठाए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक धूर्त पॉलिटिशियन की तरह अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा और इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा में इस तरीके की चीजें आड़े आ सकती हैं, इसीलिए वह किसी विवाद और किसी भी घोटाले के साक्षी न बने सबूत के तौर पे वह अपने पास किसी मंत्रालय को नहीं रखते आए। तो राजनीतिक तौर पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में काफी सफल रही।
गुजरात में वो एक बड़ी फोर्स बनी, लेकिन जो केंद्र की जांच एजेंसियों के पासे के सामने और उनके अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के तमाम संवैधानिक अधिकारों को खोजबीन करने के बहाने आम आदमी पार्टी हमेशा परेशान रही है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी को एक बड़ी विक्ट्री मिली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया कि वो अपने नौकरशाही की नियुक्ति का पूरा फैसला वो स्वयं ले सकती है। चूंकि वह एक लोकप्रिय और जनता के द्वारा नियुक्त सरकार है, इस वजह से उसे ये पूरे अधिकार बनते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने तुरंत उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया और अब अगले संसद के मॉनसून सत्र में उस अध्यादेश को कानून का रूप दिया जाना है। तो यानी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता के बीच जो ये लगातार तकरार चल रही है, अब वह दिल्ली में जो अभूतपूर्व और अप्रत्याशित ढंग से जो ये बाढ़ का मंजर आया है, जो बाढ़ की विनाश लीला दिल्ली के उन तमाम इलाकों में, सिविल लाइंस, लाल किला, राजघाट रोड जैसे दरियागंज, इन सब इलाकों में जिस तरीके से बाढ़ का पानी घुसा है, इस तरफ गीता कॉलोनी, उधर सहादरा, वजीराबाद, पुराने पुल की, अब जो 22 पुल जो बने हैं जमुना पुल पर, उससे कहीं ना कहीं आवागमन जो है बड़ा ही संवेदनशील हो गया है। मेट्रो रुक रुक कर जा रही है और ये देश की राजधानी का इस तरीके से बाढ़ में एक तरह से शिरकत होना, बाढ़ की विनाश लीला और बाढ़ के मंजर में अपना नाम जो है शरीक होते देखना, यह अपने आप में भारत देश के लिए जो एक दुनिया की बड़ी महाशक्ति बना है, जिस देश के प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम विकसित देशों में बड़े बड़े पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, बड़े मान और सम्मान पा रहे हैं, देश के अनिवासी भारतीयों में एक ग्लोबल राष्ट्रवाद की लहर दौड़ाई जा रही है। ऐसे में ये दिल्ली का ये जो पिक्चर जो दिखाई दे रहा है वो हमें शर्मिंदा कर रहा है। और यहाँ पर मैं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना चाहूँगा। जिस तरीके से बात उन्होंने अमित शाह को इस बात के लिए उन्हें आगाह किया है कि दुनिया के पटल पर हमारी दिल्ली की तस्वीर बड़ी ही खराब बन रही है, आप इस पर तुरंत पहल करें। रह गया आपदा, इस जो दिल्ली में जो बाढ़ का जो मंजर आया है उसको लेकर के जो राहत कार्य किए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से चाक चौबंद है ही। जो केंद्र की एजेंसियां हैं जैसे दिल्ली पुलिस और तमाम जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो अपने अपने तरीके से जरूर सक्रिय हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जमुना इसी देश की राजधानी दिल्ली का एक बड़ा मुद्दा रहा है। जो जमुना जो दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है, जो जमुना एक नाले में परिवर्तित हो चुकी है, जो दिल्ली के 22 किलोमीटर के अपने रूट में हमेशा रुकी रुकी, बुझी बुझी, कहीं पर जो है कोई जंगल, कोई झाड़, कहीं मलबा, कहीं कूड़ा, कहीं पर जो है नदी के किनारे के कई सारे जो है इस तरीके के जो है रुकावटें जो जमुना में दिखाई देता है, जो जमुना में तमाम जो प्रदूषित नाले आकर के मिलते हैं, उसको लेकर के जो बड़ा प्लान केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के बनाना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। आज हम G20 को लेकर के दिल्ली को सजा रहे हैं, उसे दुल्हन की तरह चमकाने जा रहे हैं, उस पर इस बाढ़ ने एक तरह से पानी फेर दिया। लेकिन जब विदेशी मेहमान आएंगे, जब पर्यटक आएंगे, तो जिस नदी के किनारे यह दिल्ली बसी हुई है, उस नदी का जब दीदार करेंगे तो बड़ी ही निराशा हाथ लगेगी। हम ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्व के मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में उन्होंने साबरमती का बिल्कुल उद्धार किया। हम ये जानते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गोमती का भी उद्धार कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा का भी उद्धार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के गंगा के सारे घाटों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देश की दिल्ली जो राजधानी है, उसकी जमुना नदी को सफाई को लेकर के केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम क्यों नहीं कर रहे? हम ये नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह पाक साफ हैं। उन्हें शुरू में उनकी महत्वाकांक्षा कुलाचे भर रही थी, वह नरेंद्र मोदी के नकल में वह भी अपने पार्टी के एक अधिनायक बन चुके थे। बात बात पर अपना इश्तेहार निकालना, पब्लिक मनी का दुरुपयोग करना और फिर उसके बाद केंद्र के द्वारा नियुक्त LG के द्वारा उन्हें तंग करना। मैं ये जानता हूं कि इसमें कोई भी पक्ष पूरे तौर पर सत्यवादी नहीं है। दोनों राजनीति के गेम खेल रहे हैं अपनी अपनी हैसियत और अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक। अरविंद केजरीवाल भी गाहे बगाहे अपनी सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी विपक्ष के नेता या कोई जर्नलिस्ट
या किसी भी तरीके में अपने रसूख का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति कुछ लोकप्रियतावादी और मुफ्तखोरी पर आधारित है, तो उनका वोट बैंक उनसे कहीं ज़्यादा इंटैक्ट है। वो इस बात में यकीन रखते हैं कि भले वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की कोख से उत्पन्न हुए, लेकिन अब भ्रष्टाचार उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं। अब वो रियल पॉलिटिक कर रहे हैं, और रियल पॉलिटिक के लिए जनता का मत लेना और इतना संसाधन जुटाना कि अपने राजनीतिक एक्टिविटी के सारे खर्चे जुटा सकें, ये दोनों अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दिल्ली में बाढ़ का मंजर आया और अब अरविंद केजरीवाल तुरंत उसको लेकर के सक्रिय हुए, संवेदनशील हुए, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट जारी किया, पत्र लिखा और अपनी सारी मशीनरी को चाक चौकस किया, तारीफ के वो पात्र हैं। यह उनका दायित्व बनता था और उस दायित्व का उन्होंने निर्वाह किया। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं केंद्र से इस बात का पुरजोर अनुरोध करना चाहिए कि अब समय आ गया है कि जमुना को लेकर के एक बड़ा एक्शन प्लान बनाया जाए। अरविंद केजरीवाल ने अपने पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा को जितना बड़ा प्लान बनाया, उतना उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के सीनियर सिटीजन को एक तरह से पेंशन देने, देश की राजधानी दिल्ली की जमुना नदी को पूरे तौर पर शुद्ध और साफ बनाने को लेकर के उन्होंने वो प्राथमिकता नहीं दी। पिछले साल ही अरविंद केजरीवाल का यह बयान आया कि 2025 तक हम जमुना की सफाई का पूरा मिशन पूरा कर लेंगे, लेकिन उसको लेकर के जो पहल और प्राथमिकता होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। और केंद्र सरकार के द्वारा भी अपनी राजधानी दिल्ली के जमुना नदी को साफ करने या उसे सुचारू बनाने या उसे बाढ़ में किसी तरीके की संभावना को समाप्त करने को लेकर जो पहल करनी चाहिए वह दुर्भाग्य से नहीं दिखाई पड़ रही है। मुझे याद है कि जब नितिन गडकरी, जो मोदी सरकार के सबसे एफिशिएंट मंत्री माने जाते हैं, जब उनके पास केंद्रीय जल संसाधन और गंगा पुनरुद्धार का मंत्रालय था, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि आप गंगा के बाद आप जमुना की कब सफाई करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि जमुना पर मेरा तत्काल एक वाटर बोट दिल्ली से आगरा चलाने का मेरा जो है एक तरह से सपना है, मेरा एक प्लान है, और मैं आप सभी पत्रकारों को आमंत्रित करता हूं कि उस बोट पर बैठ करके आप जो है ना दिल्ली से आगरा की जो है ना जल यात्रा करें, जल परिवहन का आनंद लें। और कहीं ना कहीं उससे पहले उमा भारती ने भी ये कहा था कि हम जो है जमुना की सफाई करेंगे। मैंने उनसे भी सवाल किया था, लेकिन ये राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों, राजनीतिक टग ऑफ वॉर और दिल्ली की भाजपा में जो एक फ्रस्ट्रेशन है कि वो पूरे राष्ट्र को फतह कर रही है, राजनीतिक विस्तार हो रहा है, लेकिन दिल्ली के प्रदेश की राजनीति में वो इस तरीके से नहीं कंसोलिडेट कर पा रही है जिस तरीके से वो पहले कभी किया करती थी। या 2013 में भी उन्हें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मौका मिला था, लेकिन अब वह एक तरह से हाथ से निकल गया। और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता वाली राजनीति दिल्ली के करीब सारे मतदाताओं को अपनी पास इंटैक्ट रखा हुआ है। लेकिन केवल लोकप्रियतावाद से राजनीति नहीं चलती, संविधान, विधान, समस्याएं और उनको लेकर के संयुक्त सरकारों की पहल। तो देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये बाढ़ का मंजर आया है, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से जमुना का जल स्तर गिरेगा, उसी हिसाब से दिल्ली के तमाम इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी भी घटेगा और फिर से दिल्ली सामान्य होगी। लेकिन जमुना का मुद्दा वो आज भी बदस्तूर कायम है। जमुना की चाहे सफाई हो, चाहे उसके एम्बैंकमेंट का निर्माण हो, जमुना का सौंदर्यीकरण हो, और देश की राजधानी जमुना नदी के किनारे जो बस्ती है, जमुना नदी से उसकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। उस जमुना नदी का सौंदर्यीकरण न केवल देश के लिए, न केवल प्रदेश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वह एक नज़रों का विषय बना हुआ है। क्योंकि G20 के बहाने जो विदेश की जनता आएगी, जो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आएंगे, जो तमाम जो है पत्रकार आएंगे, जो एक नई इमर्जिंग इंडिया, न्यू डेवलपिंग इंडिया और मोदी के नज़रों में कहें तो न्यू मोडीज इंडिया को जब देखेगी, तो जब वो जमुना को जब देखेगी तो उनके मन में बड़ा ही एक तरह से नुएंस पैदा होगा, नुसेंस पैदा होगा। और फिर सवाल या निशान अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी की भारत सरकार के सामने उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये अपनी यह बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी।
इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।